नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग जाग जाएं। आज का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाएं। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है। हाँ, पंकज मौर्य, गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाएं और सभी लोग आ जाएं। उत्तम, जल्दी से उठ जाएं और इस सेशन को ज्वाइन करें। और आज के दिन की जो पहली खबर आपके सामने है, स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th सदस्य बन गया है। चलें, इसके बारे में जो विधिवत चर्चा है वो तो आपके सामने है, परंतु थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा जो स्टैटिक जीके से संबंधित है कि अगर स्पेन की राजधानी, अगर हम यूपीपी के री एग्जाम की बात करें तो सबसे मिनिमम बेसिक क्वेश्चन है कि पूछ लेता है कि स्पेन की राजधानी कौन है। तो स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। अगर हम स्पेन की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच में पाई जाती है। दूसरी तरह से प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन सा स्ट्रेट जल संधि पृथक करता है, तब हम बात करते हैं जिब्राल्टर की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर के ऊपर, यहाँ पर पूरी तरह से ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है। इस यूरोप कॉन्टिनेंट के यहाँ पर जो है वो स्पेन है। और जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोरक्को है। तो दो तरह से प्रश्न बन सकता है कि अगर बात करें कि जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किन दो महाद्वीपों कॉन्टिनेंट को पृथक करती, सेपरेट करती है, तो हम कहेंगे यूरोप और अफ्रीका को। और अफ्रीका में स्थित कौन सी कंट्री? मोरक्को। और यहाँ पर स्पेन, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, जो बुल फाइट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। चर्चा होती रहती है, फुटबॉल खेल के लिए भी यहाँ की चर्चा होती है। उसके संदर्भ में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न, स्विगी की बात हो रही है। अगर स्विगी की बात करें तो स्विगी ने शील्ड साझेदारी के साथ धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत किया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है स्विगी है। लगभग 10 साल पहले स्विगी की स्थापना हुई और स्विगी जो डिलीवरी जो है ऑनलाइन, उसमें जो धोखाधड़ी थी उसको इंटरनेट के माध्यम से रोकने का प्रयास किया है, वो शील्ड डिवाइस ने किया है। तो शील्ड के साथ किसकी साझेदारी है? स्विगी की। और इसी प्रकार से जो जोमेटो है वो भी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, ये प्लेटफॉर्म है फूड डिलीवरी के। इसके साथ ही अगला प्रश्न हम देखते हैं कि IOCL श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन XP100 का निर्यात करता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन, याद रखेंगे जब हम बात करते हैं बैरल और ऑक्टेन की तो समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर ऑयल को नापने का जो पैमाना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप पढ़ लेंगे। बड़ा क्लियर है कि श्रीलंका को प्रीमियम ईंधन का निर्यात करता है IOCL। IOCL क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसने ये एक पैक्ट किया है कि वह श्रीलंका को ईंधन जो है उसको देना स्टार्ट करेगा, उसको निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। और पहली खेप निर्यात करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। आगे देखते हैं, भारत में हेलीकॉप्टर खरीद के वित्त पोषण के लिए सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ साझेदारी की है। सिडबी क्या है? SIDBI। जब हम बात सिडबी की करते हैं तो देख लेते हैं हम कि सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर्स के सहयोग से हाल ही में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में संभावित सिविल ऑपरेटरों के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। तो इस एक्सप्लेन करने से क्लियर हो गया है कि किस प्रकार का यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि असम ड्रीम्स आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव।
हम बात करते हैं अगर असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। इससे पहले इसकी राजधानी गुवाहाटी हुआ करती थी। एक सींग वाले गेंडे का जो विख्यात अभ्यारण्य है वो काजीरंगा असम में ही है। मांजुली आइलैंड की बात करते हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में, एक नदी में पाए जाने वाला जो आइलैंड है, नदी में स्थित आइलैंड है, वो मांजुली है। ये तो कुछ खास बात है असम से संबंधित। नॉर्थ ईस्ट में आता असम, जो वहां पर आपदा प्रबंधन है उसके संदर्भ में क्रांतिकारी जो बदलाव किए गए उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो असम ने हाल में ही आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ड्रीम्स के शुभारंभ, सूचना प्रबंधन प्रणाली ड्रीम्स के शुभारंभ के साथ अपनी आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ड्रीम क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आगे हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है। इस समय आप देख रहे होंगे पूरे विश्व स्तर पे एआई की धूम मची हुई है। एआई अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। उसके निगेटिव जो 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 उसके इफेक्ट हैं उसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि दुनिया का पहला प्रमुख एआई कानून को मंजूरी दी है। किसने? यूरोपियन यूनियन ने दी है। इसके संदर्भ में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने के भारत अंटार्कटिक पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा। अगर हम कॉन्टिनेंट की जो बात करते हैं वह 7 कॉन्टिनेंट है। मोबाइल कहाँ? 7 कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 7th कॉन्टिनेंट है वो हमारा अंटार्कटिका है, जिसे हम विज्ञान को समर्पित द्वीप कहते हैं। पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और सिर्फ यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि मैत्री रिसर्च सेंटर जो है वो भारत का एक महत्वपूर्ण, गंगोत्री रिसर्च सेंटर जो है वो है भारत का महत्वपूर्ण। और इसी संदर्भ में जो है वहां पर पर्यटन की भी बात हो रही है। और अब जो है 46वीं अटलांटिक संधि की गई है, जो ट्रीटी गई है, उसकी बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि किस प्रकार से उसको पर्यटन के रूप में या राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान के केंद्र जो गोवा में स्थित है उसको लेके इन लोगों ने संधि की है। और इसके संदर्भ में जो डिटेल है वो यहाँ पर है। अब आपकी स्क्रीन पे अगला जो प्रश्न, इसका आंसर बच्चे देंगे फटाफट। वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, कुछ कंटेंट था। अब यहाँ पे बताएंगे कि हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अब गेम से संबंधित जब भी मैंने चर्चा की है तो बताया कि आप 3 तरह के मुद्दों पर अपनी नजर रखेंगे। एक तो जो भी ट्रॉफी है वो किसने जीती है, उसके साथ साथ अब उपविजेता भी पूछा जाने लगा है। तो सिर्फ जीतने वाले को याद ना रखें, उपविजेता को भी याद रखें। नंबर 2, आपको याद रखना जो खिलाड़ी का नाम है वो किस खेल से संबंधित है। सिर्फ और सिर्फ आप ट्रॉफी को याद नहीं रखेंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि दीप्ति जीवन जी का संबंध किस गेम से है, अगर यह प्रश्न आ जाएगा तब आप क्या करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो कुछ ट्रॉफी हैं उनको भी याद रखेंगे कि वे किस गेम से संबंधित है। जैसे डूरंट कप अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है। जब हम उबेर कप और थॉमस कप की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि वे बैडमिंटन से संबंधित है। इस प्रकार से आप कप्स को याद रखेंगे और किस खेल से संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर जो है उनको स्वर्ण पदक मिला है हाल ही में, और ये एथलेटिक्स है। भारत की दीप्ति जीवन जी, इस नाम को आप याद रखें। फिलहाल आने वाले एग्जाम के लिए एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की है और उसके संदर्भ में आपको डिटेल जो है वो आपके सामने है। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आप देखते रहते होंगे कि एशियाई विकास बैंक जो है वह भारत के विकास दर की बात करता है। इस प्रकार अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो समय समय पर भारत में विकास दर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यूएनओ की बात हो रही है। और यूएनओ 193 कंट्रीज का समूह है। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसने जो निर्धारित किया है विकास दर, वो विकास दर जो निर्धारित करी है वह है 6.9%। तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे
कि सीधा सा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत विकास दर भारत की निर्धारित की है, तो 6.9%। अगला प्रश्न जल्दी से इसका आंसर दें बच्चे, कि हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? कौन आंसर करेगा? मैं देख रहा हूं। गुड, हाँ पंकज आंसर करें, उत्तम, पलक, चले बता देता हूं, है ना, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे अभी पूरी तरह से उठ नहीं पाए हैं। ये दोनों ही नाम हैं, कल मैंने इसकी चर्चा की थी और इसकी चर्चा लास्ट में कर भी चुका हूं। उपयुक्त दोनों नहीं। देखते हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा ने जीता। तो यहाँ दोनों की चर्चा होगी, ये पुरुष एकल की भी बात होगी और महिला एकल की बात होगी। और जब हम बात करते हैं ओपन टेनिस के संदर्भ में, तो सानिया मिर्जा का नाम बहुत ही अच्छे से पता है भारत के संदर्भ में, जिन्होंने लॉन टेनिस को खेला था। और जब साइना नेहवाल की बात करते तो हम बैडमिंटन की बात करते हैं। और आज के अखबार में पीवी सिंधु का भी जिक्र था, जिन्हें शटलर कहा गया है और जिन्होंने टोक्यो के अंदर जो था ओलंपिक में भारत की तरफ से जीत दर्ज करी थी। इस चर्चा को मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये नाम आपके सामने क्लियर रहे कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम की अगर हम बात करते हैं तो विश्व स्तर पर 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। जनवरी फरवरी के स्टार्ट, मतलब कि वर्ष की स्टार्टिंग की बात करें जनवरी में ही, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जिन वह बच्चे जिन्हें विश्व का जो मैप है वो अच्छे से पता हो। और याद रखें, अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो भारत का मैप और वर्ल्ड के मैप को आंखों में बसा लेना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं भारत और एशिया के साथ ही यूरोप हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है, इसके बाद ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। थोड़ा सा समझने के लिए तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे कि हमारा एरोप्लेन इस तरह से चलता है और यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन होता सबसे पहले, और अंत में कौन सा होता है? यहाँ पे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये लास्ट में कौन सा होता है ग्रैंड स्लैम? वो अमेरिका ओपन होता है। और अगर हम बीच में आते हैं तो यूरोप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा यूके है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, जिसने हम पर शासन किया था, विंबलडन, और उससे पहले यहाँ पर फ्रांस पड़ता है। तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो सेकंड फ्रांस, थर्ड विंबलडन और 4 यूएसए। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जिन्हें वर्ल्ड का मैप पता है कि ऑस्ट्रेलिया से एरोप्लेन चलता है और लास्ट अमेरिका में रुकता है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। और लास्ट में कौन होता है? यूएसए। और बीच का भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ओके, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ध्यान से देखें तो विश्व इतिहास की बात करें, विश्व राजनीति की बात करें वर्तमान परिदृश्य में, तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा कि हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब चीन और ताइवान का आपसी युद्ध है, और कौन चीन का दोस्त है और कौन चीन का दोस्त नहीं, इस संदर्भ में आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। चीन ने अमेरिकी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी, कौन सा देश होगा? क्लियर? चीन ने अमेरिकी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 12 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, रेथियान और जनरल डायनेमिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, सीधा सा प्रश्न है ये। अगला हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहली नजर में तो स्पष्ट होना चाहिए, अगर करंट अफेयर्स आप डेली का न्यूज़पेपर देख रहे हैं, कि पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है। उसका प्राथमिक उद्देश्य तो अपने आप ही पता चल जाएगा जब हमें क्लियर होगा कि पीएम वाणी योजना क्या है। जल्दी से मुझे बताएं, पीएम वाणी योजना कौन बच्चा आंसर देगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है पीएम वाणी योजना उनके लिए इसका आंसर देना इजी होगा।
बी आंसर होगा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी। यूपी स्पेशल में इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूं उस समय कि जो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में इस तरह की कनेक्टिविटी दी है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में भी वाईफाई चल रहा है। तो अगर हमें क्लियर है ये, तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कहां पर टिक करना है। ये मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर लगभग 2 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी की जो फुल फॉर्म है वो बच्चों ये है। तो आप देख लेंगे जो एक्सप्लेन कर रखा है। हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। हमें क्या करना है, मॉर्निंग में फटाफट इन प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। बहुत ज्यादा मैं इसमें स्टैटिक जीके की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि करना तो चाहता हूं बहुत कुछ, यहाँ पे फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जल्दी से हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है। हाल ही में पास्कल कंपनी है, या कॉमा होना चाहिए, हाल ही में पास्कल ने 2025 तक कहां पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। ये जल्दी से बताएं, अच्छा सा क्वेश्चन है इस समय कि हाल ही में पास्कल कंपनी है, उसने 2025 में कहां पहला क्वांटम जो कंप्यूटर है वो कहां पर स्थापित करेगा। कौन इसका आंसर देगा? सऊदी अरब, पेरिस स्थित क्वांटम कंप्यूटर कंपनी। पेरिस फैशन नगरी कहा जाता है बच्चों पेरिस को। पेरिस जो है वह सीन नदी के तट पर बसा है। सिंपल सा प्रश्न, आगे हम एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे और बात को समझ जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ज्योति आंत्रे, संगीता बहल, अनमोल राय या सुधा सिंह। बताएं जल्दी से मुझे, कौन आंसर करेगा इसका? मैं देख रहा हूं, हाँ बताएं जल्दी से। मध्य प्रदेश की रहने वाली ज्योति आत्रे। एक्सप्लेन कर दिया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। याद रखेंगे, सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया है कि संगीता बहल का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन में संगीता बहल भी था, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे संगीता बहल को लेकर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे उसको ध्यान से देखें, उसका आंसर करिए कि हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं। कौन इसका आंसर करेगा? अगर हम CII की बात करें तो CII का जो फुल फॉर्म है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये भारतीय उद्योग परिसंघ जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में CII कहा जाता है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। अब मुझे जल्दी से बता देंगे, कौन बताएगा कि इसका अध्यक्ष किससे बनाया गया। इस प्रकार जो है अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार करंट अफेयर्स में भी याद रखते रहेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उसके अध्यक्ष की जो बात होती है उसको नजर में रखेंगे। लास्ट 6 मंथ में कौन कौन कंपनीज जो है उसके प्रमुख का नाम क्या रहा है। बी आंसर होगा इसका कि चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को CII का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है। बड़ा ही खास क्वेश्चन है, लगातार न्यूज़पेपर में रहा है। कल परसों के कर्नाटक की हम बात करेंगे। कर्नाटक राज्य ने जो क्या किया है कि 33% जो आरक्षण जो है उसको अनुबंधित किया है। यहाँ पे मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, एक बार जरूर देख लेंगे कि 33% आरक्षण की बात किसने की है, महिलाओं के लिए कर्नाटक सरकार ने की है। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में टोल नेम ने किस देश के राष्ट्रपति नामित किया गया है। ये प्रश्न भी आता रहता है।
जो देश है उनके राष्ट्राध्यक्ष जो बने हैं उन पर लगातार प्रश्न कर रहा हूं। अभी लास्ट मैंने एक प्रश्न किया भी था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, उसका जिक्र मैं आज फिर करूंगा जिससे कि आपको वो रिवीजन हो जाए, रिपीट हो जाए। और ये है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। आप देख लेंगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सब एक ही जगह पे। जिनको मैप क्लियर है वो समझ रहे होंगे कहाँ की बात हो रही है। और देख लें जनरल टो लैम को वियतनामी संसद द्वारा वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। क्लियर है यहाँ पर। और इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे वान थुआंग, उनको भ्रष्टाचार के आरोप के चलते क्या किया गया था, इस्तीफा दे दिया था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनको नामित किया गया है। अभी यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन जो है अभी 2 महीने बाद यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई हैं। जब हम राइफल की बात करते हैं, असॉल्ट की बात करते हैं, तो मंगल पांडे की भी याद आ जाती है। और उस समय जो थी वो ब्राउन बेस राइफल थी। और इसी ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, एनफील्ड राइफल को। और इसी चेंज के चलते ही चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग इस राइफल में हुआ था और 1857 की क्रांति का जन्म हुआ था। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को ये असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई हैं। जल्दी से इसका आंसर देंगे। कौन बच्चा इसका आंसर देगा? इजी सा प्रश्न है, इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कि कोई आंसर दे नहीं रहा है। क्या सब लोग सो गए हैं? उठ जाएं। और हमारी दोस्ती जो है वो बहुत पुरानी है। और किस देश से है? रूस से। मेरा नाम जोकर, देख लें, ये दोस्ती तब से अभी तक जो है वो पता चल जाएगी। और 11 में जो आंसर है वो रूस है और इसी ने ये अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? ये रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को कि जल्दी से मुझे आप लोग आंसर दे ले। और मुझे पता है अब तो अच्छे से आप लोग आंसर दे लेंगे। ईरान के राष्ट्रपति का, और ये लगातार न्यूज़पेपर में खबर है कि किस प्रकार से ये हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहां 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित किया गया? तो एस्ट्राजेनेका जो है वो कैंसर दवा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? कौन इसका आंसर करेगा? अगर हम इसकी बात करते हैं तो सिंगापुर, और सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। प्रिटोरिया ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। आगे देखें। क्लियर है? ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वे कैंसर के इलाज के लिए अगली पीढ़ी की दवाएं बनाने के लिए सिंगापुर में प्लांट को लगाएगा। नेक्स्ट 14, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो नियुक्ति है उससे जरूर एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हेमंत खत्री, दीपक नटराजन, दीपक घोष, सुरेश शर्मा। IDFC का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी से मुझे आंसर करें। तो समझ जाएं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दीपक नटराजन को IDFC का जो है वो बैंक का निदेशक नियुक्त किया है। वे इस पद पर 3 साल तक काम करेंगे। यह निर्णय बैंक की दिसंबर 2023 की अधिसूचना के बाद जारी किया गया। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? अब ये प्रश्न आपके लिए है कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं
कि कौन इसका आंसर करता है और कितनी जल्दी करता है। तो फटाफट आप कोशिश करें इसके आंसर देने की। और ये मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रहेगा, वहीं पर मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूंगा और 8 बजे तक बता दूंगा आज जो है। और अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। 15 प्रश्न को लेकर ये सेशन मैंने स्टार्ट किया था और कल पुनः फिर 6 बजे हमारी मुलाकात होगी। आज दिन भर की जो घटनाक्रम है उस पे नजर हम कल सुबह 6 बजे डालेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।